Now, next part of if statement, that is the if else if. ठीक है. सो if के साथ में हम else if भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमने ऊपर की एग्जांपल में देखा यहाँ पे लीप ईयर वाली. यहाँ पर हमने if के साथ में else यूज़ किया है. मतलब अगर सिर्फ एक ही कंडीशन है, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो if का बॉडी एग्जीक्यूट होगा, अगर वो फॉल्स होती है तो else की बॉडी एग्जीक्यूट होती. लेकिन अगर हमारे पास में एक से ज़्यादा अगर कंडीशन है, तो हम बार-बार ऐसा तो नहीं करेंगे, इफ लिखेंगे, फिर एल्स लिखेंगे, फिर इफ लिखेंगे, फिर एल्स लिखेंगे. तो जावा के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम एक से ज़्यादा कंडीशन को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं. तो उसके लिए हम कीवर्ड यूज़ करेंगे एल्स इफ के साथ में एल्स इफ. मतलब जो पहली जो कंडीशन रहेंगी उसके लिए हम इफ यूज़ करेंगे. तो पहली कंडीशन के लिए इफ यूज़ करेंगे और बाकी कंडीशन के लिए हम एल्स इफ कीवर्ड यूज़ करेंगे. ठीक है. तो एक एग्जांपल जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, हमने यहाँ पर कंडीशन वन, मतलब पहली जो कंडीशन है उसके लिए हम पहली कंडीशन के लिए हम इफ यूज़ करेंगे. ठीक है. अगर वो फॉल्स होती है तो दूसरी कंडीशन एग्जीक्यूट होंगी. अगर ये दूसरी फॉल्स होंगी तो तीसरी कंडीशन, तीसरी फॉल्स होंगी तो चौथी, एंड सो ऑन. जितनी कंडीशन है लास्ट तक के चेक होंगी. अगर लास्ट वाली कंडीशन भी फॉल्स हो गई तो वो इफ एल्स के लैडर, इसको क्या बोल सकते हैं हम, इफ एल्स लैडर. इफ एल्स इफ लैडर, इसको हम क्या बोलेंगे, इफ एल्स इफ लैडर. ठीक है. मतलब एक के बाद एक के बाद एक वो चेक करते आ रहा है स्टेटमेंट को, कंडीशन को चेक करते आ रहा. जो भी उसको कंडीशन ट्रू मिलेंगी वो वाले स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूट कर देगा, नहीं तो वो छोड़ देगा. ठीक है. मतलब जिस तरह से इफ वाला है, इफ वाला देखो, या इफ के साथ में एल्स वाला देखो, कंडीशन ट्रू होती है तो एग्जीक्यूट होगा, नहीं होती तो दूसरी कंडीशन चेक होती है, तो दोनों उसके बाद में वो अपना आगे बढ़ जाता है. बिल्कुल वही काम इफ एल्स इफ के साथ में भी होता है. तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल देख रहे हैं कि कोई स्टूडेंट है, उसके हमारे पास में मार्क्स अवेलेबल है, जैसे कि 65 मार्क्स है. आप यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हैं. यहाँ पर ऐसा नहीं कि मैंने 65 लिखा तो आपको भी 65 लिखना पड़ेगा. तो एक एग्जांपल देख रहे हैं हम इफ एल्स इफ के साथ में. इफ एल्स इफ के साथ में. तो हम जैसे कि यहाँ पर ग्रेडिंग, यहाँ पर ऐसे हम बोल सकते हैं कि रिपोर्ट कार्ड बना रहे हैं किसी स्टूडेंट के क्लास की हम रिपोर्ट कार्ड बना रहे हैं. तो किसी बच्चे को कोई मार्क्स मिले हैं, तो हम रिपोर्ट कार्ड में क्या देखेंगे, अगर उसके मार्क्स जो है 50 से कम है तो वो फेल है. 50 से 60 के बीच में तो डी ग्रेड है. 60 से 70 के बीच में तो सी ग्रेड है. 70 से 80 के बीच में तो बी ग्रेड है. 80 से 90 के बीच में तो ए ग्रेड है. और 90 से 100 के बीच में तो ए प्लस. और इसके अलावा अगर कोई कंडीशन रहती है, फॉर एग्जांपल 100 से ऊपर तो किसी को मिल नहीं सकते, तो हमने उसके लिए हम यूज़ करेंगे एल्स. तो आप देख सकते हैं हमारे पास में एक दो तीन चार पाँच छः, छः कंडीशन है हमारे पास में. ठीक है. तो पहली कंडीशन के लिए हम इफ यूज़ करेंगे. बाकी जो कंडीशन बचती है, बाकी जो 5 कंडीशन रहती है उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एल्स इफ. ठीक है. उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एल्स इफ. एल्स के बीच में एल्स और इफ के बीच में स्पेस रहेगा, तो एल्स इफ में हम दूसरी कंडीशन डालेंगे पहले वाले एल्स इफ में, फिर तीसरे वाले इसमें भी एल्स इफ डालेंगे, चौथे वाले में भी एल्स इफ डालेंगे, पाँचवें में भी डालेंगे, छठवें में डालेंगे. ठीक है. और अगर हमारे पास में कोई कंडीशन नहीं बचती है तो हम क्या डालेंगे, एल्स. मतलब एल्स के साथ में हम कोई कंडीशन नहीं डालेंगे. मतलब अगर ये सारी कंडीशन अगर फेल होती है तो एल्स एग्जीक्यूट होगा. ओके. तो एक बात तो ये ध्यान में रखना चाहिए हमेशा कि एल्स इफ के पहले हमेशा एक इफ रहेगा. बिना इफ को यूज किए आप एल्स इफ यूज नहीं कर सकते. ठीक है. तो इफ के बाद में आप एल्स इफ यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते. अगर आपको करना है, मगर अगर आपके प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है तो आप एल्स इफ भी यूज कर सकते हैं. उसी तरह से इफ के बाद में आप डायरेक्टली एल्स भी यूज़ कर सकते हैं. मतलब एल्स यूज़ करना कोई कंपलसरी नहीं है. अगर आपने इफ के साथ में लिखा और बाकी स्टेटमेंट लिखा तो देयर विल बी नो एरर. उसी तरह से इफ के बाद में एल्स इफ लिखा, एल्स इफ के बाद में आपने एल्स नहीं लिखा, देन देयर विल बी नो एरर. मतलब आपका प्रोग्राम जो है करेक्टली एग्जीक्यूट हो जाएगा. तो इफ के साथ में एल्स इफ ज़रूरी नहीं है, मगर आप डाल सकते हैं. उसी तरह से एल्स इफ के बाद में एल्स का होना भी ज़रूरी नहीं है. आप चाहे तो लिखें, चाहे तो ना लिखें, आपके प्रोग्राम में कोई सिंटैक्स एरर नहीं आएगा. ठीक है. तो ये ग्रेडिंग सिस्टम हमने बनाया यूजिंग इल इफ एल्स इफ. ठीक है. नाउ एक और एग्जांपल, ये दूसरी एग्जांपल है. इट इज द नेस्टेड इफ. मतलब नेस्टेड इफ क्या है, इफ के अंदर इफ, मतलब एक कंडीशन है, कंडीशन अगर ट्रू होती है उसके अंदर हमने एक और इफ स्टेटमेंट डाल ली, एक और कंडीशन डाल ली, तो इट इज पॉसिबल. मतलब जावा के अंदर पॉसिबल है कि हम नेस्टेड इफ कर सकते हैं. मतलब इफ के अंदर इफ के अंदर इफ जितने चाहे इफ के अंदर नेस्टेड इफ आप कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि हमने दो लिखे दो ही लिख सकते हैं, आप तीन भी जा सकते हैं, चार भी जा सकते हैं. ठीक है. तो एक्चुअल में होता क्या है, अगर पहली कंडीशन ट्रू होती है
तो वो इफ कोड के अंदर जो दूसरी कंडीशन है वो भी चेक होंगी। अगर दूसरी कंडीशन भी ट्रू होती है तो उसके अंदर जो इफ कोड है वो भी एग्जीक्यूट होगा। फॉर एग्जांपल दूसरा जो इफ कोड है उसके अंदर एक और इफ है तो वो भी चेक होगा। ठीक है, उसके बाद में आपका जो नॉर्मल फ्लो चल रहा है एग्जाम प्रोग्राम का वो कंटिन्यू होगा। उसी तरह से अगर आपका पहली कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो वो पूरा का पूरा इफ बॉडी छोड़ देगा, मतलब ये पूरा इफ कोड छोड़ देगा, दूसरा जो अंदर में नेस्टेड इफ है उसको भी छोड़ देगा, वो डायरेक्टली वो अपने इफ बॉडी के पूरा बाहर आ जाएगा, मतलब दूसरी कंडीशन चेक होंगी ही नहीं। उसी तरह से अगर पहली कंडीशन चेक हुई, इफ कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, दूसरी कंडीशन है इफ के अंदर वाली, दूसरी अगर फॉल्स होंगी तो दूसरी वाली इफ छोड़ देंगे, मतलब जो नॉर्मली हम इफ का हमने एग्जांपल देखे थे वैसे ही एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर हमारे पास में हम देख रहे हैं कि कोई ब्लड डोनेट करने के लिए एलिजिबल है या नहीं, तो हमारे पास में क्या है, दो कंडीशन है। एक तो उसकी एज 18 से ज़्यादा होना चाहिए और उसका वेट जो है 50 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन मैच होती है तो वो एलिजिबल है, अगर नहीं है तो वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर एक नेसेसरी कंडीशन डाल दी, इफ एज इज ग्रेटर देन 18। तो अभी यहाँ पर जैसे कि वैल्यूज जो लिखे उसके हिसाब से एग्जीक्यूट करते हैं, तो हमने एज 25 डाला तो ये कंडीशन हो गई ट्रू। तो अब वो याला इफ को चेक करेगा, याली कंडीशन ट्रू हो गई तो याली इफ को चेक करेंगे, मतलब वेट ग्रेटर देन 50 है क्या। तो आप देख सकते हैं वेट ग्रेटर देन 50 नहीं है, तो ये कंडीशन हो जाएंगी फॉल्स। तो एग्जीक्यूट करेगा एल्स, मतलब यू आर नॉट एलिजिबल टू डोनेट द ब्लड, और याले एल्स को छोड़ देगा, मतलब वो डायरेक्टली बॉडी के बाहर आ जाएगा, क्योंकि इफ का याली कंडीशन ट्रू हो गई तो वो एल्स को छोड़ देगा। ठीक है, डायरेक्टली वो पूरा इफ की बॉडी से बाहर आ जाएगा, जो मतलब जो आउटर वाला इफ है उसके बाहर आ जाएगा। उसी तरह से फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर एज अगर मैं यहाँ पर डाल देता, फॉर एग्जांपल 15 डाल देता, तो 15 अगर रहती, 15 इज ग्रेटर देन 18, ये कंडीशन होगी फॉल्स, तो ये पूरी की पूरी बॉडी छोड़ देगा, डायरेक्टली वो एल्स पर आएगा और वो लिखेगा एज मस्ट बी ग्रेटर देन 18। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर एज 25 है और वेट जो है फॉर एग्जांपल 51 है, तो 51 ट्रू आ रहा है तो ये इसको एग्जीक्यूट करेगा, मतलब यू आर एलिजिबल टू डोनेट द ब्लड, बाकी पूरे एल्स को छोड़ देगा और वो इफ बॉडी के पूरा बाहर आ जाएगा। अगर उसके आगे कोई इंस्ट्रक्शन है तो वो भी एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, तो ये हो गए नेस्टेड इफ। पहले वाला कौन सा था, सिंपल इफ। दूसरे वाला कौन सा था हमारा, इफ विथ एल्स। ठीक है, मतलब इफ के साथ में एल्स। तीसरे वाला हमने क्या देखे, इफ एल्स इफ। तीसरे वाला क्या है, इफ एल्स इफ। एंड चौथे वाला क्या है, नेस्टेड इफ। ठीक है, ये एक और टाइप का स्टेटमेंट है, ये भी इफ से मिलता जुलता है, लेकिन इसका नाम है स्विच केस। इसको हम क्या बोलेंगे, स्विच केस मेथड, स्विच केस एग्जांपल। तो यहाँ पर भी कंडीशन चेक होंगी। ठीक है, तो अगर यहाँ पर जैसे कि क्या वो यहाँ पर आप डायग्राम देख के समझ सकते हैं, तो यहाँ पर हम एक्सप्रेशन डालेंगे और स्विच के अंदर वो वैल्यू डालेंगे। ठीक है, तो जो वैल्यू इससे मैच होंगी, जिस केस से मैच होंगी वाला केस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर यहाँ पर मैच हो रहा है, तो फॉर एग्जांपल केस वन में अगर मैच हो रहा है तो स्टेटमेंट वन में एग्जीक्यूट होगा। उसी तरह से अगर एक्सप्रेशन के अंदर केस टू अगर मैच हो रहा है, जो मैच हो रहा है, अगर जो मैच हो रहा है वो एग्जीक्यूट होगा, अगर मैच नहीं हो रहा तो वो अगला वाला केस, अगले केस को चेक करेगा। उसी तरह से अगर दूसरा केस अगर मैच नहीं हो रहा है, अनमैच है, तो तीसरा वाला चेक करेगा, तीसरा नहीं तो चौथा, एंड सो ऑन, जितने केस है वो चेक होंगे। उसके बाद में अगर कोई केस मैच नहीं हो रहा तो वो कहाँ पे जाएगा, डिफॉल्ट पे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं अगर मेरा केस वन अगर फॉर एग्जाम्पल मैच हो रहा है तो वो स्टेटमेंट वन को एग्जीक्यूट करेगा। एंड उसके आगे अगर ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है, उसके आगे अगर ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है तो वो क्या करेगा, स्टेटमेंट टू को भी एग्जीक्यूट करेगा, स्टेटमेंट थ्री को भी करेगा, एन को भी करेगा, डिफॉल्ट सबको एग्जीक्यूट कर देगा। तो उसके बाद आपको ब्रेक डालना जरूरी है। ठीक है, हर केस स्टेटमेंट में ब्रेक का होना जरूरी है, मतलब अगर आपने ब्रेक नहीं डाला तो क्या होगा, आप देख सकते हैं एरो कहाँ पे जा रहा है, स्टेटमेंट वन के बाद में स्टेटमेंट टू, स्टेटमेंट टू के बाद में स्टेटमेंट एंड सो ऑन। ठीक है, तो हर स्टेटमेंट के बाद में ब्रेक का होना जरूरी है। अगर आप ब्रेक नहीं डालेंगे तो उसके आगे वाले, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा केस टू अगर मैच हो जाता है तो केस वन तो छोड़ देगा, लेकिन केस टू के बाद के सारे स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूट करेगा। तो हर केस के बाद में क्या रहेगा, एक ब्रेक रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हैं, मैंने एक नंबर लिया 20 और स्विच के अंदर वो नंबर डाल लिया, मतलब नंबर नंबर मतलब क्या 20, स्विच के अंदर क्या है 20।
अब ये मैच चेक करेगा, मतलब कौन सा केस में अगर 20 आता है तो वही वाला केस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। मतलब यहाँ पे नंबर की वैल्यू क्या है, अभी 20 है, केस 10 तो अनमैच, तो वो छोड़ देगा इसको। फिर यहाँ पर आएगा तो केस 20 तो यहाँ पर मैच हो गया। तो यहाँ पर क्या इंस्ट्रक्शन लिखिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन 20, मतलब हमको डिस्प्ले करना है 20 डिस्प्ले होगा। अगला इंस्ट्रक्शन क्या है, ब्रेक। तो ये स्विच केस से पूरा बाहर आ जाएगा और वो आगे कंटिन्यू होंगे, मतलब याले क्लोजिंग पैरेंथेसिस पे आ जाएंगे। ठीक है। उसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मैं अगर डालता 30 तो क्या प्रिंट करेगा, 30 प्रिंट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप चेक करके देखना, अगर आप ब्रेक यहाँ से हटा के देख लो, ब्रेक हटा के देख लो और 20 रन दो यहाँ का हुआ, तो वो 20 भी प्रिंट करेगा, 30 भी प्रिंट करेगा और इसको भी प्रिंट करेगा। ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट के बाद में तो कोई मतलब डिफ़ॉल्ट अगर एग्ज़ीक्यूट होता है तो उसके बाद तो कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। तो आप ब्रेक चाहे तो डालें, चाहे तो ब्रेक ना डालें। ब्रेक डालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ब्रेक डालने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ब्रेक रहे या ना रहे, डिफ़ॉल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ऊपर में जो केस वाले हैं उसमें ब्रेक लगाना ज़रूरी है। ओके। नाउ अगर आप इंटेलिजेंट आईडिया अगर यूज़ कर रहे हैं और आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट डाला है, अगर आप स्विच के ऊपर अगर आप माउस रखेंगे तो उसमें देखो दो ऑप्शन आते हैं, रिप्लेस विथ इन्हांस स्विच स्टेटमेंट और मोर एक्शन। आप डायरेक्टली इस पर भी क्लिक कर सकते हैं, या तो मोर एक्शन पर अगर आप क्लिक करेंगे तो फिर से वही पहला ऑप्शन आएगा, रिप्लेस विथ इन्हांस स्विच स्टेटमेंट। या तो अब इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली याली ये आप जो दिख रहा है देखो, ये इनहैंस्ड स्विच स्टेटमेंट बोलेंगे इसको, इसको हम क्या बोलेंगे, इनहैंस्ड स्विच स्टेटमेंट। देखो दोनों में फ़र्क दिख रहा है आपको। यहाँ पर जो है केस 1 में फिर कॉलन है, फिर ये उसमें स्टेटमेंट है, फिर ब्रेक है। यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट बाय डिफ़ॉल्ट है, मतलब वो इंटरनली इसमें वो ब्रेक स्टेटमेंट एग्ज़ीक्यूट होगा इंटरनली। वहाँ पे दिखा, यहाँ क्या बना है देखो, यहाँ पे डैश बना है और एरो बना है, और उसमें जो स्टेटमेंट था वो है, और ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपका ब्रेक स्टेटमेंट एग्ज़ीक्यूट का मतलब, फॉर एग्ज़ाम्पल केस 20 अगर एग्ज़ीक्यूट हो रहा है तो ये केस 30 एग्जीक्यूट नहीं होगा, डिफ़ॉल्ट भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो इंटरनली एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है। तो इस ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है वाला इंस्ट्रक्शन का, इसको हम बोलेंगे इनहैंस्ड स्विच स्टेटमेंट। ये क्या है आपका, इनहैंस्ड स्विच स्टेटमेंट। अगर आप इंटेलिजेंट आइडिया यूज़ करेंगे तो आपको इस तरह से, अगर आप ये स्विच के ऊपर आप माउस ऐसा होल्ड करके रखेंगे तो आपको ये डिस्प्ले आएगा। तो अब इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको नहीं दिखाई देगा, डायरेक्टली ये आएगा। ठीक है, अगर आप मोर एक्शन पे क्लिक करेंगे तो ये आएगा। ठीक है। तो ये रहा इनहैंस्ड स्विच स्टेटमेंट। ठीक है। तो ये हो गया हमारा इफ टाइप, मतलब इफ टाइप का हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट। सबसे पहले वाला है हमारा इफ। ठीक है। उसके बाद में हमारा मतलब पहला जो है डिसीजन मेकिंग, उसमें एक इफ स्टेटमेंट है, दूसरा स्विच स्टेटमेंट है। ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल हेयर। ठीक है, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसको आप लाइक कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और बेल आइकन पे टैप कर लीजिए ताकि आपको मेरे अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।